अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोलकाता में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल केस के खिलाफ मुजाहरा कर रहे डॉक्टरों का एक मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने कहा है कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। इसके साथ ही हुकूमत ने सभी मुजाहिरीन डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील भी की। हुकूमत की अपील पर डॉक्टरों की तंजीम फोडा ने कहा कि नुमाइंदों से बात करने के बाद वो कोई फैसला लेंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक मेडिकल तालिबा की असमत रेजी और कत्ल के हालिया वाक़े के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज मुनज़्ज़म किए। तीसरे दिन भी गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज जारी रखते हुए आउट पेशेंट खिदमात का बाइकआउट किया। एहतजाजियों ने हॉस्पिटल के बाबू दाखिले पर बैठकर वाक़े की मजम्मत करते हुए नारेबाजी की और खातियों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। दवाखाना उस्मानिया के जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज भी जारी है, जिन्होंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ता उस्मानिया हॉस्पिटल रैली निकाली। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स ने आउट पेशेंट खिदमात का बाइकआउट करते हुए अहाते निम्स में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतासरा ख़ानदान के लिए इंसाफ और खाती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के मुतालबात किए। ये डॉक्टर्स सियाह बैचेस लगाए हुए थे, जिन्होंने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत से वाबस्ता अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया जाना चाहिए। तिब्बी खिदमात को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातें और कायदीन इस किस्म के वाक़यात के बाद रद्द-ए-अमल का इजहार तो करते हैं, बाद में वो हर चीज़ भूल जाया करते हैं। कल वहाँ हुआ है, आज यहाँ भी हो सकता है और कल को कहीं और भी हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर उनको सज़ा मिलेगी तो आगे जो भी लोग करने की सोचेंगे वो 10 बार ये सोचेंगे कि ये करने से उनके साथ क्या हो सकता है। हम लोग लोगों की जान बचा रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है, रेप कर रहे हैं, ब्रूटली मर्डर हो रहा है उनका। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट करा जा रहा है वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, पूरे नेशन में 24 आवर्स तक कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं दी जाएगी, ताकि लोगों को डॉक्टर्स की जान का एहसास हो और ये पता चले कि डॉक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वीमेन डॉक्टर की सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है और बाकी इंडिया के पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जिसके साथ हुआ अब वो तो वापस ज़िंदा हो नहीं सकता है, हम उसके कल्प्रिट को वो सज़ा दिलवाएंगे, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीमेन है उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखा जाए और उनकी सेफ्टी का पूरे तरीके से सरकार उस पर ध्यान दे और आगे आने वाले किसी भी वीमेन के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। अभी तक पूछ रहे कि आप लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे। तो ये पता भी नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये डॉक्टर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लड़की का प्रॉब्लम है। और ये सब कॉमन पीपल भी आगे आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है।
ये सिर्फ एक डॉक्टर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कैंपस में हुआ है, इसकी वजह से ये डॉक्टर प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये एक लड़की का प्रॉब्लम है और लड़कियां ही नहीं, सब लोग जिस घर में लड़कियां सब लोग हैं वो सब आगे आके प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको सब पता ही है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये सब हो रहा है क्योंकि लड़कियां लड़के से बात कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है। तो अभी बात भी नहीं कर रही लड़कियां, तो क्या करें अब, कहाँ सेफ्टी है हमको? ये सब एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो अब कहाँ सेफ्टी है लड़कियों को बताओ। और ये लड़कियां सब लोग नॉन मेडिकल्स भी सामने। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक रोज़ा दौरे पर हैं। तिरुपति से नेल्लोर आमद पर पुलिस परेड ग्राउंड्स में गवर्नर अब्दुल नज़ीर, रियासती वज़रा राम नारायण रेड्डी और दीगर सरकारी ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ां वो ज़िले के सरस्वती नगर के अक्षरा विद्यालय पहुंचे। उन्होंने स्कूल की जानिब से चलाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने नौजवानों के लिए महारत की फ़रोग़ की तरबियत की फराहमी की अहमियत को उजागर किया। बाद अज़ां नायब सदर जमहूरिया स्वर्णा भारती ट्रस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने उनका इस्तकबाल किया। ट्रस्ट की बेशतर खिदमात से धनखड़ को वाकिफ़ करवाया गया। नायब सदर जमहूरिया ने ट्रस्ट के सालाना जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। It is easy to emulate his principles and ideals, but difficult to get into his shoes. One of the leading personalities of Bharat, home to 1/6 of humanity, a life dedicated for welfare of the nation, unflinching commitment to ideals, and his heart is in rural India. And what I have seen today will ever be in my mind, both for motivation and inspiration. Right from the time I stepped on the premise. तेलंगाना के वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने कहा कि दुनिया के ममालिक के सामने तेलंगाना को मुस्तक़बिल की रियासत के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद 4 मंसूबे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ उनके अमेरिका और सियोल के दौरे के दौरान सरमायाकारों से हुई बातचीत में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में इख्तिताम पजीर अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान 35,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30,000 अफराद को मुलाजिमत के सिलसिले में 25 MOUs पर दस्तखत किए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद रियासत की कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों से वाकिफ करवाना और रोजगार हासिल करना था। పత్రికేయ సోదరులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మేము వివిధ కంపెనీలతోని అదే విధంగా వివిధ ప్రతినిధులతోని కలిసిన అనేక అంశాలు ఈ పత్రికల్లో కూడా రాయటం జరిగింది। మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు USA పర్యటనకు సంబంధించి న్యూయార్క్లో, న్యూజెర్సీ, అదేవిధంగా ఫిలడెల్ఫియా, వాషింగ్టన్ DC, డాలస్, సిలికాన్ వ్యాలీకి సంబంధించిన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పలు కంపెనీలకు సంబంధించిన वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में कांग्रेस हुकूमत के कारनामों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। उन्होंने असल अपोजिशन BRS की जानिब से की जा रही मनफी मुहिम का जवाब देने और उसके दौर की नाकामियों को बेनकाब करने पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने सूर्यापेट ज़िले के कुडाड और हुजूरनगर असम्बली हलकों में कांग्रेस के सोशल मीडिया कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के सामने कांग्रेस हुकूमत के कारनामों को पेश करने के लिए सोशल मीडिया मौसर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। उन्होंने हक़ाइक़ और आदाद व शुमार के साथ गलत मालूमात की तरदीद करने की भी ख्वाहिश की ताकि पार्टी के नैरेटिव को मुस्तहकम और साख वाला बनाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तेलुगु रियासतों में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के 30 साल के
मुकम्मल होने यानी रिजर्वेशन के अमल के मुकम्मल होने की शानदार तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और सीनियर रहनुमा मतीन शरीफ और मुजीबुल्लाह शरीफ ने बताया कि मरकज़ी तकरीब 25 अगस्त को मुनक्किद की जाएगी, जो कांग्रेस पार्टी के समाजी इंसाफ के अज़्म में एक अहम संग मील साबित होगी। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुमकिना तौर पर इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जिससे इस मौके की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। मुस्लिम रिजर्वेशन को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 25 अगस्त 2024 को इंदिरा भवन या फिर प्रकाशम हॉल के अंदर बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आदरणीय अनुमुला रेवंत रेड्डी जी इसको प्रोग्राम को हाजिर होंगे। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएस और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े लीडर्स भी जो है इस प्रोग्राम को हाजिर होने वाले हैं। ये रिजर्वेशन 30 साल मुकम्मल हो चुका है। जब पहला रिजर्वेशन का जो जीवो निकला था, जीवो एमएस नंबर 30, 1994 में कोटला विजयभास्कर रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, उस वक्त फर्स्ट जीवो निकला। आज जो है 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2004 में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, 58 दिन के अंदर इस रिजर्वेशन को अमल किया गया। इस रिजर्वेशन के ज़रिए कई नौजवान बच्चों को रोज़गारी में, पॉलिटिकल में और एजुकेशन में मदद मिली। तकरीबन 25 से 30 लाख बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। कई लड़कियां जो है इसके ज़रिए ग्रेजुएट्स हुए, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। एक वक्त था 2004 से पहले किसी नौजवान बच्चे पे खांधे पे हाथ रख के अगर पूछे तो ये कहता था कि मैं 10 डिसकंटिन्यू हूँ, इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यू हूँ। लेकिन आज खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर हमारे रोशैया साहब और हमारे आज के जो चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब जो रिजर्वेशन की जंग लड़ते हुए, रिजर्वेशन को बरकरार रखते हुए आगे लाए हैं। आज भी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब कमिटेड है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक बड़े पैमाने पे ये कहा जा रहा है कि जो है रिजर्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसको काउंटर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जंग लड़ते हुए जो गुज़िश्ता बीआरएस गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट जो है एडवोकेट को भी नहीं। आज गांधी भवन में जो प्रेस मीट मुनक़िद की गई है, उसकी वजह ये है कि इसी महीने की 25 तारीख को यानी 25 अगस्त 2024 को कांग्रेस ने जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है उसके 30 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। उस वजह से 25 अगस्त को कांग्रेस पार्टी एक बड़े पैमाने पर इस सेलिब्रेशन को मनाने जा रही है, जिसमें इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब और गवर्नमेंट एडवाइज़र जनाब शब्बीर अली साहब और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ साथ सबसे अहम अदर स्टेट के कांग्रेस के जो मुस्लिम एमपीस है, एमएलएस है, जो मिनिस्टर्स है, उन लोग को मदऊ किया जा रहा है ताकि इस कांग्रेस पार्टी के भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार चावला ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केटीआर पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि केटीआर हक़ाइक़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हुकूमत खो जाने की वजह से वो काफ़ी बेचैन है, इसीलिए वो हर रोज़ तेलंगाना के अवाम को कंफ्यूज करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। केटीआर साहब ने उनके नामकरण चेंज किया, हमने उनको हम जोसेफ गोबल्स के नाम पे पुकारा जाएगा आज से, क्योंकि हमारा केटीआर साहब 10 साल सत्ता में है और अमेरिका से आके सीधा एमएलए बन गया। उसको समझ में नहीं आता ग्रास रूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, आम आदमी का क्या
इश्यूज रहता है, क्योंकि वो सोचा जिंदगी भर मंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा बाप के बाद, लेकिन सडनली पीपल जो पब्लिक उसको ये जो इलेक्शंस में उनके पार्टी को और उसको हटाया गया था, वो 5-6 महीने हुआ कांग्रेस सत्ता में आके रोज सुबह लेके उनको एक ही चीज़ याद आता है, कैसा कांग्रेस को डिफेम करना है पब्लिक के बीच में। और आज बोल रहे मैं बाकी स्टेट में जाके, बाकी प्रदेशों में जो डीएमके है, वो जो टीएमसी है, जो चंद्रबाबू नायडू का पार्टी टीडीपी है, ऐसे ऐसे पार्टीज के पास जाके 20-25 साल 30 साल के ऊपर ये लोग कैसे राजनीति कर रहे हैं, रीजनल पार्टीज, उनका जो प्रोसेस और इनके जो सिस्टम क्या है समझने की कोशिश कर रहे बोल के, भाई वो समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप के बुद्धि को बदलना है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना है। आप हर बार ये गोबल्स और ये दुष्प्रचार कर रहे, इसकी बंद करके पब्लिक के बारे में सोचो। हमारे जो गारंटीज है वो पब्लिक में जा रहे, तो वो कहीं तकलीफ है तो आपको बताओ हमारे को। अब ग्रास रूट में जाके काम करने के जगह आप हर बार 4 दीवारों के बीच में प्रेस मीट लगा के गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी जी के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे, ये पब्लिक देख रहे। आपको फिर सत्ता में आना है, आपके पास अच्छे एमएलए, वो एमएलए को भी रोक नहीं पा रहे। हर दिन आपके ऊपर चर्चा हो रही है, एक दिन जा रहे बीजेपी में जा रहे बोल के वहाँ न्यूज़ आता है, इधर से आ रहे कांग्रेस में जा रहे न्यूज़ आता है। आप पहले आपके जो स्टेटस है वो टिका के रखो। सोशल मीडिया के जो सिस्टम से आप जो आपके टीम को सोशल मीडिया में लगा के कांग्रेस के पीछे रोज़ एक गलत फहमी का मैसेज डाला रहे, ये पूरा बंद कर दो और कंस्ट्रक्टिव राजनीति करो। सिद्दीपेट टाउन में हफ्ते को अली सुबह चंद नामालूम अफराद ने बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर टी हरीश राव के दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीआरएस ने इस हमले के लिए हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। जुमे की शब टाउन में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब चंद कांग्रेस कारकुनों ने एक फ्लेक्सी बैनर लगाते हुए हरीश राव से बहैसियत रुकन असम्बली इस्तीफा का मुतालबा किया, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ज़राए क़र्ज़ की माफ़ी की स्कीम पर अमलावरी कर रही है। हरीश राव ने क़ब्लज़ी हुकूमत तेलंगाना को चैलेंज करते हुए कहा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अगर ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी की स्कीम पर अमलावरी करते हैं तो रुकने असम्बली की हैसियत से वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। जुमे की रात हरीश राव के हामियों ने ये फ्लेक्सी बैनर निकाल दिए, जिसके दौरान दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ां पुलिस पहुंचकर उन्हें मुंतशिर कर दिया। हफ्ते को अली सुबह चंद नामालूम अफराद हरीश राव के दफ्तर में घुस पड़े और जय कांग्रेस नारे बुलंद करते हुए बैनर फाड़ दिए। हरीश राव ने हमले की मजम्मत करते हुए इसके लिए हुक्मरान पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। साबिक वजीर ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के गुंडों ने निस शब को सिद्दीपेट के रुकन असम्बली की सरकारी रिहायशगाह पर हमला किया, जो लाकानूनियत की तशवीशनाक मिसाल है। साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर किसान तबके को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी पर उनके झूठे वादों पर उन्होंने चैलेंज किया और मुतालबा किया कि वो अपने दावों को साबित करें। हरीश राव ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। उन्होंने वज़ीर आला को इस डिबेट के लिए, इस बहस के लिए जगह तय करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बहस कोडंगल या फिर उनके हल्के सिद्दीपेट या किसी भी दूसरे हल्के में हो सकती है। हफ्ते को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के दावों से इख्तिलाफ किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने पहले वादा किया था कि 9 दिसंबर को कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की सालगिरह के तोहफे के तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का ज़राई क़र्ज़ माफ़ किया जाएगा। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान उन्होंने 15 अगस्त तक 31,000 करोड़ रुपए के ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी का ऐलान किया, लेकिन उन आदाद व शुमार के बरखिलाफ रियासती बजट में ज़राई क़र्ज़ की माफ़ी के लिए सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तफसीलात की जाँच के बाद मालूम हुआ कि 3 मरहलों में 22 लाख किसानों के कर्ज की अदायगी के लिए सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं और रेवंत रेड्डी का सिर्फ 46% किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। సవాల్ విసురుతున్నా, నిజంగా సంపూర్ణంగా రైతు రుణమాఫీ పూర్తయిందంటే
నువ్వే చెప్పు, ప్లేస్ చెప్పు, డేట్ చెప్పు, టైం చెప్పు, ఏ జిల్లాకు పోదాం, ఏ మండలానికి పోదాం, ఏ గ్రామానికి పోదాం, నువ్వు చెప్పు, నేను వస్తా. నా నియోజకవర్గానికి వస్తావా, నీ నియోజకవర్గానికి పోదామా, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పోదామో నువ్వే డిసైడ్ చేయి. అక్కడనే పోయి ఆ ఊర్లో రైతులను అడుగుదాం, కుల్లా రుణమాఫీ అయిందో కాలేదో తేల్చేద్దాం. ఊకే నువ్వు నోరున్నది కదా, మైక్ ఉన్నది కదా అని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే రుణమాఫీ కాదు. పోదాంపా, ఏ ఊరికి పోదామో, ఏ ఊర్లోనన్నా పోయి అడుగుదాం రుణమాఫీ సంపూర్ణంగా అయిందా కాలేదా. నువ్వు చెప్పిన ప్రకారంగా 15 ఆగస్టుకు ఆ గ్రామంలో రైతులందరికీ రుణమాఫీ అయిందా లేదా, మరి అక్కడనే పోయి అడుగుదాం. నేను ఉదాహరణ చెప్పిండు, పోనీ ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా చెప్పిండు, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చెప్పిండు, कैबिनेट అయిపోయిన తర్వాత कैबिनेट मीटिंग తదనంతరం तेलंगाना भवन में हफ्ते के रोज मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की कर्ज माफी स्कीम को नाकाफी करार दिया। उन्होंने आदाद-ओ-शुमार में तजादात को उजागर करते हुए कहा कि जहां एसएलबीसी ने 47 लाख मुस्तफीदीन की रिपोर्ट दी थी, वहां सिर्फ 22 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। केटीआर ने ऐलान किया कि बीआरएस पार्टी उन किसानों की तफसीलात जमा करेगी जिन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा और उन्हें ज़िला कलेक्टर्स के हवाले किया जाएगा ताकि हुकूमत पर वादों को पूरा करने के लिए दबाव डाला जा सके। हिंदुस्तान ने ग्लोबल साउथ के ममालिक को उनकी तरजीहात की बुनियाद पर मुतवाज़िन और पायदार तरक्की में मदद देने के लिए एक जामे ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट की तजवीज़ पेश की है और तिजारत के फ़रोग़ और सलाहियत की तामीर के लिए 2 फंड्स कायम करके $35 लाख के ताउन के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास में अपने इख्तितामी बयान में यह तजवीज़ पेश की। मोदी ने वर्चुअल तौर पर मुनक़िदा चोटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करने वाले क़ायदीन के ख़यालात और मशवरों के लिए इजहार तशक्कुर किया। चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। आपके विचारों से ये बात साफ है कि ग्लोबल साउथ एकजुट है। आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब है। आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया के खिलाफ ज़मीन से जुड़े करप्शन मामले में केस चलेगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने हफ्ते के रोज़ इसकी सरकारी तौर पर इजाज़त दे दी है। सिद्धारामैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA की ज़मीन के मुआवजे के लिए फ़र्जी दस्तावेज़ लगाने का इल्ज़ाम है। 26 जुलाई को गवर्नर ने नोटिस जारी कर वज़ीर आला से 7 दिन में जवाब मांगा था। अगस्त को कर्नाटक हुकूमत ने गवर्नर को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। MUDA घोटाले में वज़ीर आला सिद्धारामैया, उनकी बीवी, साले और कुछ ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट TJ अब्राहम, प्रदीप और कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़र्जी दस्तावेज़ के ज़रिए मुआवजे की रकम हासिल की गई थी। पेरिस ओलंपिक्स में अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी से फाइनल में जगह बनाने वाली हिंदुस्तानी खातून पहलवान विनेश फोगाट का हफ्ते को इंदिरा गांधी कौमी हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। विनेश ने आज कौमी राजधानी में रोड शो किया। रोड शो में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कांग्रेस MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंदपुरी स्टेशन के करीब आज सुबह वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से झांसी कानपुर रेलवे का रास्ता मुतासिर हुआ। जराये के मुताबिक रात 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के तकरीबन 20 डब्बे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशनों के दरमियान एक के बाद एक तेज आवाज़ के साथ अचानक पटरी से उतर गए। ताहम इस हादसे में कोई भी रेलवे मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ। मुसाफिरों को देर रात बसें और खुसूसी ट्रेनों के जरिए कानपुर सेंट्रल लाया गया, जहां से उन्हें उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने से एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के रायचोटी में पेश आया। पकवान के दौरान ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मकान में आग लग गई और मां, बेटा और बेटी जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त रमा देवी, 9 साला मनोहर और 5 साला मानवीता के तौर पर की गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। हैदराबाद के इलाके अप्शीगुड़ा चौराहे के पास रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में एक स्कूली तालिब इल्म हलाक हो गया। हादसा इस कदर भयानक था कि ऑटो बस के नीचे फंस गया। तफसीलात के मुताबिक तारनाका कीमती कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले सात्विक हफ्शीगुड़ा के खानगी स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था। वो आज स्कूल जाने के लिए सुबह 8 बजे ऑटो में रवाना हुआ। ऑटो जैसे ही हफ्शीगुड़ा चौराहे के पास पहुंचा, अचानक सिग्नल पर सुर्ख बत्ती जल उठी, जिसके साथ ही ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। इसी असना में अगबी सिम से आने वाली लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही ऑटो सामने रुकी हुई बस के नीचे घुस पड़ा और उसके परखचे उड़ गए। हादसा इस कदर शदीद था कि ऑटो पूरा तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तालिब इल्म ऑटो ड्राइवर एलिया शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मकामी अफराद की मदद से उन लोगों को करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज तालिब इल्म जख्मों से जानबर न हो सका। बाप पर हमले के सदमे से नाबालिग बेटी की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के डी कोतापल्ली गांव के सोमैया का उसी गांव से ताल्लुक रखने वाले सैदुलू और कलिंगम से अराजी का तनाज़ा था। कल शब गांव में बुनाल फेस्टिवल के बाद सोमैया के घर पहुंचकर साइलू और कलिंगम ने लाठियों और लोहे की सलाखों से बेरहमी के साथ उस पर हमला करके जख्मी कर दिया। इस हमले में सोमैया का पैर टूट गया और सर फट गया। इसको बचाने की कोशिश में उसकी बीवी भी जख्मी हो गई। बाप पर होने वाले हमले को देखकर 14 साला पवानी ने बाप को छोड़ने की ख्वाहिश करते हुए चीखों पुकार शुरू की। ताहम हमलावरों ने उसकी एक ना सुनी और हमले को जारी रखा, जिस पर वो सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके अरकान खानदान ने उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हरियाणा के चंद जिले के जुलाना के कलीजफरगढ़ गांव के नज़दीक आज सुबह एक बस और ट्रॉली के टकरा जाने से बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 27 दीगर अफराद जख्मी हो गए। राजस्थान के जयपुर से लुधियाना जाने वाली बस रास्ते में कलजफरगढ़ के नज़दीक ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर का सर जिस्म से अलग हो गया और 8 खवातीन समेत 27 मुसाफिर जख्मी हो गए। जिले निर्मल के भैंसा टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह संतोषी माता मंदिर के करीब उस वक्त पेश आया जब भैंसा से निर्मल जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस सड़क उबूर करने वाले ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जुमे की देर रात बादल फट गया। इससे तकलेच नेगाली में 30 मीटर तक रोड बह गई। मंडी में तेज बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रही है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 50,000 लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान विखाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और दीगर अजला में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। करीमनगर और मेदक में शदीद बारिश हुई। साथ ही जगतियाल के चंद मकामात और जयशंकर, भोपालपल्ली और दीगर अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।